हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जैक द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसके बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। तो 11 नंबर का सवाल कह रहा है बिंदु 0-7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कार्तीय तल क्या होता है। ये जो आप यहाँ फिगर देख रहे हैं ये एक कार्तीय तल है। कार्तीय तल में 4 चतुर्थांश होता है। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। और ये पहला चतुर्थांश जो आप देख रहे हैं इसमें प्लस प्लस होता है, यानी एक्स का भी मान प्लस में होता है और वाई का भी मान प्लस में। तो हम कैसे जानेंगे कि एक्स का मान प्लस, वाई का भी मान प्लस में होगा। तो ये जो पहला चतुर्थांश है वो एक्स और वाई से घिरा हुआ है। तो एक्स में डैश लगा हुआ नहीं, इसका मतलब एक्स का मान प्लस में है। और वाई का भी डैश में लगा हुआ नहीं, इसका मतलब वाई का भी मान प्लस में। इसीलिए एक्स का भी मान प्लस में और वाई का भी मान प्लस में। इसी तरह अगर दूसरे चतुर्थांश के बारे में बात किया जाए तो एक्स में डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्स का मान माइनस में होगा और वाई का मान प्लस में होगा। इसीलिए दूसरे चतुर्थांश में माइनस और प्लस होता है। तीसरे चतुर्थांश में एक्स का भी मान माइनस में होगा और वाई का भी मान माइनस में होगा। इसीलिए तीसरे चतुर्थांश में जो एक्स और वाई का मान होगा दोनों माइनस में होगा। इसी तरह अगर चौथे चतुर्थांश में देखा जाए तो चौथे चतुर्थांश में एक्स का मान प्लस में होगा और वाई का मान माइनस में होगा। इसीलिए यहाँ प्लस और माइनस लिख दिए। अब यहाँ सवाल कह रहा है कि बिंदु 0-7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है। तो 0-7 देखेंगे इस पे कहाँ है। 0-7, ये जो आप 0 देख रहे हैं ये एक्स का मान है और ये वाई का मान है, यानी एक्स का मान 0 है और वाई का मान -7 है। तो कार्तीय तल में देखेंगे एक्स मान 0 कहाँ होता है। तो एक्स का मान 0 यहाँ होगा। अगर वाई का भी मान कहता है 0 तो भी यही होता। तो एक्स का मान कह रहा है 0 है, यानी मूल बिंदु पे है, और y का मान कर रहा है -7। तो हम जान रहे हैं ये पूरा लाइन जो देख रहे हैं ये y अक्ष है, जिसमें से दो भाग है, एक y है और एक y डैश। y डैश का मतलब माइनस वाला। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं -7, इसका मतलब y का जो मान होगा यहाँ से नीचे होगा, यहाँ से नीचे होगा, इसका मतलब y अक्ष पे होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, y अक्ष पे। जहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है द्वितीय चतुर्थांश, दूसरा है चतुर्थ चतुर्थांश, तीसरा है एक्स अक्ष पे और चौथा है वाई अक्ष पे, यानी डी नंबर का इसका ऑप्शन सही है। तो डी नंबर पे टिक लगा देंगे। इसी तरह 12 नंबर का सवाल कर रहा है यदि x बराबर 1 y बराबर 2 रेखिक समीकरण 3x प्लस 2y बराबर k का हल है तो बताइए कि k का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं 12 नंबर का सवाल। कह रहा है x बराबर 1 है और y बराबर 2 है, किसका हल है। तो कह रहा है 3x प्लस 2y बराबर k का एक हल है, यानी x का जो मान है यहाँ रख देंगे और y का भी मान यहाँ रख देंगे। उससे हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं x का मान कितना है 1, ये 3, इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है। तो 3 गुना x का मान 1 है, 1 रख दिए, प्लस 2 गुना y का मान है 2, 2 रख दिए, बराबर यहाँ k। अब 3 और 1 को अगर गुना करेंगे 3 प्लस 2 दूनी 4 बराबर k। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 बराबर k होगा। अब k को अगर हम पहले लिखेंगे तो 7 को बाद में लिखना होगा। तो इस तरह से k का मान 7 होगा। अब यहाँ ऑप्शन में देखेंगे k का मान 7 कहाँ है। तो k का मान 7, यानी 1 नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। इसी तरह हम 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है एक्स अक्ष का समीकरण है। एक्स अक्ष का समीकरण का क्या मतलब है। हम जान रहे हैं एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष होता है, जिसमें से बताए थे कि एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होगा वो x 0 होगा और वाई अक्ष का जो निर्देशांक होगा वो 0 y होता है। तो एक्स अक्ष का होता है x 0 और वाई अक्ष का होता है 0 y। यानी अगर x अक्ष कहा जाए तो x 0 और अगर y अक्ष कहा जाए तो 0 y, यानी x अक्ष कहा जाए तो x का मान x होगा लेकिन y का मान क्या हो जाएगा 0, और अगर y अक्ष कहा जाए तो y का मान होगा, x का मान होगा 0 और y का मान y ही रहेगा। अब यहाँ सवाल में क्या कह रहा था, x अक्ष का क्या समीकरण है। x अक्ष का मतलब x तो x ही रहेगा लेकिन y का मान क्या हो जाएगा 0, यानी y का मान अगर 0 है तो वो x अक्ष होगा और अगर x का मान 0 है इसका मतलब वो y अक्ष है। तो यहाँ सवाल में कह रहा था x अक्ष का समीकरण कौन है। तो x अक्ष का मतलब x का मान तो x ही होगा और y का मान क्या होगा 0। तो अब देखेंगे y का मान 0 कहाँ है। x का मान 0, y का मान 0, यानी बी नंबर का ऑप्शन सही है। इसी तरह 14 नंबर का सवाल कह रहा है कि रेखिक समीकरण 2x प्लस y बराबर 5 का हल है। इनमें से x बराबर 2, y बराबर 2, x बराबर 1, y बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 1, x बराबर 1 और y बराबर 1। तो इनमें से जो मान दिया हुआ है इसमें रखेंगे। अगर दोनों साइड बराबर हो जाता है तो वही मान सही होगा। जैसे पहला कह रहा है x का मान 2 और y का मान अगर 2 रखा जाए तो क्या ये इसको संतुष्ट कर पाएगा, इस समीकरण को संतुष्ट कर पाएगा, यानी LHS और RHS का मान बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं 14 नंबर का जो सवाल है। 14 नंबर में कह रहा है 2x प्लस y बराबर 5
इनमें से कह रहा है x का मान 2 रखिए और y का मान 2, तो क्या LHS और RHS बराबर होता है? तो x के जगह 2 रख देंगे, यहाँ अगर 2 है और यहाँ अगर हम 2 रख देंगे तो 2 और 2 को गुना कर देंगे 4 होगा, और यहाँ y का भी मान कह रहा है 2 रखिए, तो यहाँ 4 हो गया, तो और यहाँ 2, तो कितना हो गया 6, यहाँ 6 है नहीं, इसका मतलब 1 नंबर का ऑप्शन सही नहीं है। इसी तरह हम 2 नंबर पे देखेंगे, x का मान कह रहा है 1 और y का मान कह रहा है 2, तो x के जगह हम अगर इसमें 1 रखते हैं तो 2 और 1 2 गुना 1 2 हो गया, और y के जगह अगर हम रखेंगे तो 2, तो यहाँ 2 और यहाँ 2 तो 4 हो गया, यहाँ 4 नहीं है, इसका मतलब 2 नंबर का भी ऑप्शन गलत है। इसी तरह अगर हम 3 नंबर पे देखें तो x का मान कह रहा है 2 और y का मान कह रहा है 1 है, तो x की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 रख दिए, तो 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4, और y का मान कह रहा है 1 रखिए, 1 रख दिए, यहाँ 4 हुआ तो और यहाँ 1 रख दिए, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, यहाँ भी 5 है। इसका मतलब LHS और RHS का मान बराबर हो रहा है कब? जब x का मान 2 और y का मान 1 रखा जाए, इसीलिए इसका आंसर 3 नंबर सही होगा। तो आप 3 नंबर पे टिक लगाएंगे। अब 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये एक अभिधारणा है, आप याद रखेंगे ये क्या है, एक अभिधारणा। तो एक अभिधारणा पे टिक लगाएंगे। इसी तरह 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, यानी एक बिंदु दिया हुआ रहेगा और उससे कहेगा कि आप कितनी रेखा खींच सकते हैं। तो मान लिया जाए ये एक बिंदु है, अब इस पे हम कितने रेखा खींच सकते हैं, एक रेखा, ये भी एक रेखा है। इस तरह से हम जितना रेखा चाहें उतना रेखा खींच सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, अनंत। यानी इसका कोई लिमिट नहीं है कि हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, जितना चाहो उतना आप खींच सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में क्या क्या है, 1 नंबर में कह रहा है 1 है, 2 में कह रहा है 2, 3 में कह रहा है यानी सी नंबर पे कह रहा है अनंत, और डी पे कह रहा है 0। अनंत का मतलब जितना हम चाहें उतना खींच सकते हैं, यानी इसका कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी अनंत होगा। तो आप 16 का सी नंबर पे टिक लगाएंगे। अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 70 का पूरक कोण का मान क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि पूरक कोण क्या होता है। एक होता है संपूरक कोण और एक होता है पूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब दो कोणों का योग अगर 180 होगा उसका नाम संपूरक होता है, और अगर दो कोणों का योग 90 होता है तो उसे पूरक कोण कहेंगे। तो जिसमें से कह रहा है एक कोण 70 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा। तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से याद करेंगे कि अगर कोई मान 70 दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि पूरक कोण क्या होगा, तो अब 90 में हम अगर 70 को घटा देंगे तो कितना होगा, 90 में अगर हम 70 को घटा देंगे कितना होगा 20, तो 70 का जो पूरक कोण होगा वो 20 डिग्री होगा। लेकिन अगर 20 डिग्री का पूरक कोण देखा जाए तो 70 होगा। ये मान लिया जाए अगर सवाल में पूछता कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में हम 30 को घटा देंगे, तो 90 में अगर 30 को घटा देंगे कितना होगा 60। यानी जितना दिया हुआ रहेगा, और अगर पूरक कोण कहेगा तो 90 में घटा देना, और अगर संपूरक कहेगा तो 180 में दिया हुआ कोण को घटा देना। तो यहाँ सवाल में कह रहा था कि 70 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। तो 70 डिग्री का पूरक कोण कह रहा है, इसका मतलब 90 में अगर हम 70 को घटा देते हैं तो कितना होता है 20, इसका मतलब इसका आंसर 20 होगा। तो देखते हैं 20 कहाँ पे है, 20 यहाँ सी नंबर पे, इसका मतलब इसका आंसर सी नंबर सही होगा। तो यानी 17 नंबर पे आप सी को टिक लगाएंगे। इसी तरह 18 नंबर का सवाल कह रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होगा। सबसे पहले हम त्रिभुज की कल्पना करेंगे। ये एक त्रिभुज है ABC, हम इस तरह से मान लिए कि ABC एक त्रिभुज है। इसमें कह रहा है कि एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, यानी अगर हम इसको लिखते हैं 60, तो कह रहा है ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 60 होगा, इसका मतलब ये दोनों 30 होगा। अब तीनों कोणों का योग हम क्या जानते हैं, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो एक त्रिभुज है। तो इसमें आप जोड़ें 60 और 30, 90 और 20, 90 और 30, 120, तो यहाँ 120 हो रहा है, इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज की हम कल्पना कब करेंगे, जब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका एक ही कंडीशन है, यहाँ अगर हम 90 रखते हैं तो यहाँ 45 रखना होगा। अब देखिए ये 90 अकेले इन दोनों के योग के बराबर है। तो 90 डिग्री अगर किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री है, इसका मतलब वो एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ आप समकोण त्रिभुज पे टिक लगाएंगे। तो 18 नंबर का सवाल में कह रहा था यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज क्या होगा, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज पे टिक लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज कहाँ है, बी नंबर पे, तो इसका आंसर बी नंबर सही है। आगे कह रहा आकृति में x का मान बताइए। इसको हम दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 1 2 3, ये त्रिभुज के तीनों कोण है
तो 40 और 50 को अगर हम जोड़ दिए तो 90 होगा। हम जान रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, जिसमें से दो कोण अगर हम जोड़ते हैं तो 90 हो रहा है। इसका मतलब तीसरा कोण जो होगा वो भी 90 होगा। तो यहाँ 90 हो गया, तो 90 हो गया। हम जान रहे हैं एक रेखा 180 डिग्री का होता है, यानी 90 और x को जोड़ेंगे तो 180 होगा। यानी यहाँ 90 है और x की जगह अगर हम 90 रखेंगे तो 180 होगा। इसका मतलब x का मान भी 90 होगा। या तो इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोण अगर दिया हुआ रहेगा और अगर बाहर वाला कोण अगर निकालने के लिए कहेगा तो बाहर का जो कोण होगा वो अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होगा। यानी x का जो मान होगा 40 और 50 के योग के बराबर होगा। यानी x बराबर होगा 40 प्लस 50, यानी x बराबर 90 डिग्री होगा। यानी x के जगह भी 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो सबसे पहले जानेंगे A और S क्या होता है। A का मतलब होता है एंगल, एंगल का मतलब होता है कोण, और एक है S, S का मतलब साइड, और साइड को भुजा कहते हैं। A एंगल है और S क्या है, साइड यानी भुजा है। तो A और S का ये मतलब नहीं है। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ ए एस ए, दूसरा में एस एस, तीसरा में कह रहा है ए और चौथा में कह रहा है एस ए एस। तो सबसे पहले जानेंगे कि एस और ए क्या होता है। ए का मतलब होता है एंगल और एंगल का मतलब होता है कोण, एस है साइड और साइड का मतलब होता है भुजा। यानी अगर किसी दो त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। क्यों नहीं होगा, हम यहाँ एक उदाहरण के तौर पे दिखा रहे हैं। जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें अगर मान लिया जाए 60 डिग्री है, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, और एक त्रिभुज इस तरह से, इससे थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये कोई त्रिभुज है, इसका नाम पी क्यू आर है, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। तो ऐसा जरूरी नहीं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 60-60 करके है। तो ये समबाहु त्रिभुज तो है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों त्रिभुज बराबर ही होगा। क्योंकि इस त्रिभुज के ऊपर अगर इस त्रिभुज को रख दे, या तो इसको उठा के इसके ऊपर रख दे, तो ये एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं ढकेगा। और एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं ढकेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। समरूप हो सकता है लेकिन सर्वांग सम नहीं होगा। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी नहीं है। इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एस और ए क्या होता है। एस का मतलब होता है साइड, और साइड को भुजा कहते हैं, और ए है एंगल, एंगल को कोण कहते हैं। यानी अगर किसी दो त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हों तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। जैसे ये एक त्रिभुज है ए बी सी, और एक त्रिभुज से थोड़ा बड़ा है पी क्यू आर, यहाँ 60, यहाँ भी 60, और 60 60 60 60, यानी दो त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुज में ए बी सी का जो मान है वही मान पी क्यू आर का है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम का मतलब दोनों त्रिभुज का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा, बराबर। यानी दोनों त्रिभुज में ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर और ए सी और पी आर का मान अगर बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। यानी इस त्रिभुज को अगर उठा के इसके ऊपर रख दे तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को अच्छी तरह से ढक ले, उसी को कहते हैं सर्वांग सम। यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। क्यों नहीं है, ये आकृति में थोड़ा छोटा है और ये आकृति में थोड़ा बड़ा है। यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सकता है पर सर्वांग सम नहीं है। समरूप का मतलब होता है दोनों देखने में एक जैसा होगा, लेकिन सर्वांग सम का मतलब होता है कि दोनों का लंबाई चौड़ाई सेम हो। यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कब होगा, यदि इन दोनों त्रिभुज की प्रत्येक भुजा एक दूसरे के अगर बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ ए के कारण ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। तो यहाँ सी नंबर पे आप टिक लगाएं।